हेलो एवरीवन, अक्षांत दिस साइड। आज की वीडियो में हम एक कंपनी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और रिसेंटली अभी मैं इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर रहा था 2-3 दिन पहले, क्योंकि मेरे पास कुछ फंड्स थे, उसको मेरे को एलोकेट करना था। और कुछ स्टॉक्स थे मेरे माइंड में कि मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उसमें से एक नाम ये था। इस कंपनी को मैं, ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने इस कंपनी का नाम देखा फिर एनालिसिस किया। मेरे वॉच लिस्ट में ये कंपनी पहले से ऐड थी। और जब एलोकेशन की बात आई फंड्स के, तब मैंने और अच्छे से एनालिसिस किया। तो मैं वही चीज़ आज की वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। एंड आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं एनालिसिस में, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। एंड जो भी चीज़ें आपको बेकार लगती हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हो। एंड ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको मानने की ज़रूरत है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है ठीक है, आपको जो चीज़ें बेकार लगती है ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो कि ये चीज़ें आपके हिसाब से सही नहीं है एनालिसिस में, तो उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। सो या तो ये जो कंपनी है, हम टेक्निकल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जाते हैं फंडामेंटल्स पे। और रिसेंटली इसमें अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं इस कंपनी में रिसेंटली, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे कि ये कंपनी कब म, अ, मतलब स्टार्ट हुई और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो, ये जो कंपनी है ना, ये बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है। जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी होती है, वैसे ही है ये कंपनी। एंड ये जो कंपनी है ये, जैसे कि ज़ेरोधा काइट, ये सब है, ये मतलब ट्रेड होती है ना जो चीज़ें, वही हैं। बट ये स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर वाली चीज़ें होती हैं उसकी ट्रेडिंग का एक एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो बेसिकली इस कंपनी का प्रॉफिट या रेवेन्यू कैसे होता है, जब कोई ट्रेडर, क्या जब भी ट्रेडिंग होती है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा पावर का, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और जो भी कह सकते हैं हम, तो उसमें इनका कमीशन आता है, थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल फीस कह सकते हैं हम लोग, या फिर जो भी है, ठीक है। तो पावर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें इनका एक वो आता है रेवेन्यू, ठीक है। तो इतना होपफुली आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इनका जो बिज़नेस है ये एसेट लाइट मॉडल है, हाई मार्जिन बिज़नेस है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी देखो मैं बात बताता हूँ, अभी क्या था कि इस कंपनी की ना मोनोपोली थी इसमें, ठीक है। मार्केट शेयर तो है इसका बहुत ज़्यादा, 80 to 85%, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। और जहाँ तक मेरे को पता है, इस पर्टिकुलर चीज़ में 3 ही कंपनियाँ हैं जो काम कर रही हैं, मतलब एनर्जी एक्सचेंज वाली चीज़ में। 2 कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, उन वो लिस्टेड भी नहीं है, और एक ये। और 100% मार्केट शेयर में से 80 to 85% इसी का है, IEX का। और बाकी जो है वो वो जो छोटी कंपनीज होंगी उनके पास है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हुआ क्या कि मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाँ, ये जो कंपनी है ये ट्रेड करी थी यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो 208 के प्राइस पे ये ट्रेड करा था, और ये एकदम से फॉल, एक दिन में बहुत अच्छा खासा फॉल आया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का फॉल लगभग 30%, ठीक है। हिस्ट्री क्रिएट करी होगी इस स्टॉक ने। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक न्यूज़ आती है मार्केट कपलिंग की, तो वो एक बार समझने की कोशिश करते कि वो चीज़ क्या होती है। तो अभी तक क्या था कि इस पर्टिकुलर कंपनी का डोमिनेशन था, डोमिनेंट कंपनी थी एक, इसके पर्टिकुलर सेक्टर या जो भी मार्केट है, तो उसमें ये सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो उसका है ही, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कंपनी थी ये। बट रेगुलेशंस, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अ, हर चीज़ की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में हमारे सेबी होती है, तो इसकी भी एनर्जी की कोई होगी, XYZ जो भी होगी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस चेंज होते हैं कि मार्केट कपलिंग होगा। मतलब कि जो जो प्राइस होंगे ना, पहले
प्राइस जो होता था वो एक्सचेंज डिसाइड करता था, और उसकी एफिशिएंसी एक्सचेंज के ऊपर होती थी। आप समझ रहे हो ना? मतलब कि जैसे कि 3 एक्सचेंज है मान लो, एक तो ये है और 2 और हैं। तो जितनी एफिशिएंटली वो एक्सचेंज होगा उतना ही एफिशिएंट प्राइस मिलेगा बायर्स और सेलर्स को, ठीक है? तो अब जो रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या करती है कि वो रेगुलेटरी बॉडी ये कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब प्राइस एफिशिएंसी का जो एक एज था वो IEX को नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, एक ही प्राइस जो कि रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेगी उसी प्राइस पे ट्रेडिंग होगी। तो एक मेन जो एडवांटेज था, जो मोनोपोली थी इसके पास, वो चली जाती है। होपफुली आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस ही चक्कर में ये जो स्टॉक प्राइस है ये यहाँ से टूट के, मतलब 208 से अगर मैं लगाता हूँ तो 208 से 40%, 36, ओके, तो उतना है, ठीक है, 36-35% टूटा है। तो क्या ये चीज़ सच में इतना इम्पैक्ट डालने वाली है या क्या नहीं है, उस चीज़ को समझते हैं। एंड एक और न्यूज़ अभी अभी रिसेंटली आई थी, उस पर चलो बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो ये जो एनालिसिस है ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आपको अच्छा लगे तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, या फिर उसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मैंने जो ये चीज़ देखी तो मेरे को चीज़ें समझ में आई कि ठीक है, एक डिसएडवांटेज तो इस कंपनी के पास आया है कि ठीक है, कपलिंग जो चीज़ आई है, प्राइस डिस्कवरी, जो इसके पास एक एडवांटेज था प्राइस डिस्कवरी का, वो अब नहीं है। मार्केट शेयर है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस हिसाब से फ्यूचर ग्रोथ होती, अब हो सकता है उससे थोड़ी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए एक ट्रेडर है, कोई एनर्जी ट्रेडर है, कोई भी बड़ी कंपनी है, अडानी ग्रीन या कुछ भी है, जो भी बड़े बड़े एनर्जी ट्रेडर्स हैं, वो पहले जाते थे IEX के पास ताकि बेटर प्राइस डिस्कवरी हो और चीज़ें एफिशिएंटली काम करें, ठीक है? बट प्राइस तो अब एक ही उस पर सेट है, चाहे कोई कोई और कंपनी से भी, कोई और कंपनी कह रहा हूँ सॉरी, कोई और एक्सचेंज से भी अगर डील करेगा तो प्राइस हर जगह पे सेम मिलेगा। तो उनके पास इस पर्टिकुलर कंपनी के पास आने का कोई वो नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? बट मेरा जो POV है, जो मैंने चीज़ समझी, वो ये चीज़ समझी कि मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, एक जो एडवांटेज था वो तो चला गया, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई ट्रेडर एक ही एक्सचेंज के थ्रू अगर डील कर रहा है, तो एक छोटी सी चीज़ होने की वजह से उस इंडिविजुअल कंपनी का एक एडवांटेज जाने की वजह से वो ट्रेडर अपना एक्सचेंज ही चेंज कर देगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता पर्सनली, ठीक है? मैं मानता हूँ कि ग्रोथ जो है, जो PE है, वो बहुत ज़्यादा था कंपनी का उस टाइम पे। कितना होगा, अगर 134 है, 200 में भी हो सकता है, 45-40 के करीब होगा, आई डोंट नो कितना होगा, बट जितना भी था, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कंपनी 25 से 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करेगी। बट जब ये न्यूज़ आती है तो मार्केट को ऐसा लगने लगता है, या इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को, कि अब जो एडवांटेज था वो नहीं है, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है। जो भी इसके क्लाइंट्स थे उसके लिए लोगों को ऐसा लगा, तो लोग एग्जिट लेना इसमें शुरू कर गए, ठीक है? बट मेरे POV में ये है कि अगर मैं किसी कंपनी से ट्रेड कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? उस चीज़ को फील करके समझना। अगर मैं किसी कंपनी से कोई भी चीज़ ट्रेड कर रहा हूँ और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, चीज़ें स्मूथली वर्क कर रही हैं, सब कुछ ठीक है, तो अगर मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो वो कंपनी उस चीज़ में एफिशिएंट है जब भी मैं उससे कर रहा हूँ, ठीक है? और एक अलग से कोई रेगुलेशंस आते हैं, कोई रूल्स आते हैं, ठीक है, कोई रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, जो कि मेरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा, जिससे मैं, ठीक है, वो उस कंपनी को प्रॉब्लम में डाल सकता है, इन्वेस्टर्स को उसकी कंपनी के प्रॉब्लम में डाल सकता है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसे ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ, मेरे को जो प्राइस मिलता था वही मिलेगा, ठीक है? तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? तो आप उस नज़रिए से एक बार सोच के देखो, क्या इस स्टॉक का प्राइस गिरने का कोई सेंस बनता है? ये होगी पहला पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं। अभी तो मैंने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात करी, जो अभी हैं कस्टमर्स, ठीक है?
तो मेरे को नहीं लगता कि वो इसको छोड़ के कहीं और जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं कोई ब्रोकर की बात करूं जैसे कि एंजल वन, अगर आप एंजल वन से ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, या कोई भी ब्रोकर से करते हो, आप उससे बहुत टाइम से कर रहे हो ट्रेडिंग, आप कंफर्टेबल हो उस ब्रोकर के साथ, ऐसा कोई भी चेंज होता है जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कंपनी के इन्वेस्टर्स को पड़ सकता है पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कंटिन्यू रखोगे ना जब आपकी लाइफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वही एक लॉजिक मैं इस कंपनी के साथ लगा के चल रहा हूँ। ये पहला पॉइंट था मेरा। और बात रही फ्यूचर की, उसकी की कस्टमर एक्विजिशन हो सकता है कम हो जाए, ऐसा भी मतलब इनके इन्वेस्टर्स को लगा होगा कि जो नए कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ठीक है, जो फ्यूचर कस्टमर्स बनने वाले हैं इस कंपनी के, हो सकते हैं कि वो बाकी कंपनी के पास चले जाएं। ठीक है, मार्केट शेयर अनसर्टेन हो जाता है इससे, जो कि इसका बहुत ज़्यादा है। तो फिर बाकी कस्टमर्स अगर किसी और कंपनी के पास जाएंगे तो बाकी कंपनीज की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, मैं ये चीज़ मानता हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई कंपनी की मोनोपोली है या थी किसी उसमें, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होगी अपने काम में, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। और अगर कोई किसी कंपनी के पास सिर्फ 15 या 10% मार्केट शेयर है, तो वो कंपनी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, या कस्टमर्स को हो सकता है वो उतनी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। ऑफ कोर्स उसके पास पूरी मार्केट पड़ी है, बट इस पर्टिकुलर सेक्टर में कस्टमर्स को थोड़ा सा वो करना मेरे को लगता है कि हो सकता है बाकी कंपनीज के लिए अभी भी मुश्किल रहे। प्राइस हो सकता है सबको सेम मिलेगा, बट सिर्फ प्राइस सेम हो जाने से वो कंपनी एकदम से बदल नहीं गई है, आप समझ रहे हो। अगर कोई और भी कंपनी इसमें एग्जिस्ट करती है, दो कंपनी जैसे कि मैंने बताया, अगर सभी ट्रेडर्स को प्राइस हर एक एक्सचेंज पे सेम मिलेगा, एक बार सोच के देखो, तो बाकी जो दो कंपनीज है क्या वो एफिशिएंट बन गई इससे? अगर वो एफिशिएंट नहीं होंगी तो ट्रेडर्स जो इस पे आते थे या आने वाले हैं वो इसी पे ही आएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा लॉजिक था। अब आई डोंट नो कि ये सच में आगे चल के सही निकलेगा या नहीं। बात रही एलोकेशन की, तो मैंने कुछ फंड्स इसमें एलोकेट करे हैं क्योंकि मेरे को ये लॉजिक थोड़ा सा सेटिस्फाइंग एंड रियलिस्टिक लग रहा था, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है चलो देखते हैं। ठीक है, ओके। एंड अभी प्राइस देख लेते हैं इसका। तो देखो, अब एक बार हम टेक्निकल्स की बात करें कि मार्केट क्या बोल रही है। तो बॉटम यहाँ पे बनाया करीबन 130 131 के करीब, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसने जाने की ट्राई करी है 151 तक, कम करीबन 15% का जंप आने की कोशिश करी है, बट मार्केट अनसर्टेन थी तो बार बार नीचे ऊपर नीचे पूरी मार्केट ही कर रही है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो बाइंग कहीं ना कहीं इसमें आ रही है 130 के बाद से, तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट इसमें शो कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, 130 के बाद से बाइंग आ रही है। तो मैंने, मेरा जो एवरेज है इसमें अभी 134 के आसपास है, आई डोंट नो। जब मैंने बाइंग की थी, मैंने लास्ट डे पे ही बाई कर लिया था यहाँ पे 133 134 पे, तो इंटरडे मूव काफ़ी अच्छा आ गया वैसे। तो ठीक है, मेरा यहाँ का है मैक्स टू मैक्स, अगर ये जो सपोर्ट है यहाँ से जब बायर अट्रैक्ट होते हैं, अगर वो नहीं होते हैं, तो मैक्स टू मैक्स मेरे को ऐसा लगता है कि ये 10% या हद मार के 15% टूट सकता है। तो मैं तब और ऐड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है, बाकी अगर मेरा जो लॉजिक है वो सही काम करता है, तो ये जो कंपनी है जो कि एनुअल प्रॉफिट्स अभी भी ग्रोथ पे बना रही है। देखो, ये जो स्टॉक यहाँ से 200 से यहाँ पे टूटा है, ये इसलिए टूटा है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे ऐसे चल के ऐसी चीज़ें होंगी, जो कि अभी नहीं हुई है, जो कि प्रॉफिट्स में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, बट जो चीज़ अभी हो सकती है आगे चल के वो अभी हुई नहीं है, जो कि नेगेटिव पॉइंट आया है, उस वजह से शेयर टूटा है। अगर वो नहीं होती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस स्टॉक को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम नहीं लगेगा। 57% का मूव है, बहुत अच्छा मूव आ सकता है। देखो, मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता, हो सकता है कि मेरे एनालिसिस किसी मतलब कुछ पॉइंट पे मेरे एनालिसिस ठीक निकले, कुछ पॉइंट पे हो सकता है गलत निकले। ठीक है, बट मैं अपने फंड्स का रिस्क लूँगा, और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके इन्वेस्ट कर दो। मैं बस अपने एनालिसिस रख रहा हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी थॉट्स हैं शेयर कर सकते हो। बाकी ऐसा मत करना कि ठीक है इसने बोला है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है।
अगर आपको लगता है, आपका फंड है, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बेकार लगती है, आप उन्हीं हिसाब से चीज़ें करना। बस मैं अपने एनालिसिस एनालिसिस को शेयर कर रहा हूँ। बाकी अ, देखो, बाकी रिजर्व्स देखो बहुत अच्छे हैं कंपनी के ऊपर, बोरोइंग्स तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो हाईली रिजर्व्स कंपनियां होती हैं, लेस बोरोइंग कंपनियां होती हैं, वो चल जाती हैं, अच्छा चल जाती हैं। और मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है उसको टैकल कर पाती हैं क्योंकि बोरोइंग नहीं है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बाकी कैश फ्लोज भी इनके अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। एंड देखो, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं जो कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट शो करेगा कहीं ना कहीं। तो एफ की मैं इतना नहीं देखता हूँ क्योंकि आई डोंट नो, मैं एफ को इतना नहीं देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी ये आएंगे तो स्टॉक पूरा पंप हो ही जाएगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 34, 34, 36, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट तो है अभी जो प्राइस है उसके हिसाब से। रिटेलर्स को भी मैं उतना नहीं देखता हूँ क्योंकि हाँ, समझ रहे हो ना कि कोई ना कोई तो स्टॉक्स में फंसेगा फंसेगा। रिटेलर को मैं उतना नहीं देखता हूँ। बाकी मेरे को ऐसा, मैंने आपको चीज़ बताई। अब देखो, स्टॉक की पी की बात करते हैं। अभी 26 का 25 का पी चल रहा है। अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो पी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और इंडस्ट्री का एवरेज पी है 60, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी के प्रॉफिट्स आगे चल के इंक्रीज होते हैं तो पी 30 से 35 तक जंप करेगा या फिर स्टॉक का प्राइस जंप करेगा, अगर आपको इतना फंडामेंटल समझ में आता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी ट्रांजैक्शनल फ़ीस, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन फ़ीस मिलती है इसकी कंपनी को, तो वो इन्होंने उसमें थोड़ा सा रिवीजन लाया है। तो उसी वजह से स्टॉक अभी कुछ टाइम पहले भी फॉल किया था। आई थिंक इसी डेट की बात हो रही है, 24 दिसंबर, यस। तो ट्रांजैक्शनल फ़ीस के बाद इस स्टॉक में लगभग बॉटम बनाया है 7% का, ठीक है। फिर भी बाइंग आने की कोशिश हो रही है। अब मैंने थोड़ा सा देखो रिस्क लिया है, मैं मानता हूँ। बट अगर जो भी चीज़ मैंने सोची है अगर वो हो जाती है तो अच्छी बात है। नहीं होती है तो डाउन साइड बहुत कम लगता है मेरे को इस स्टॉक में, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं। बाकी रिस्क एंड रिवॉर्ड आप अपने उसके हिसाब से लेना, एबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी टू टेक रिस्क, तो उस हिसाब से चीज़ें देखना आप। बाकी आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, एक बार उस कंपनी को मतलब रेडार में रखा करो कि उस कंपनी में चल क्या रहा है। ये ऐसा मत करे करो कि ठीक है इन्वेस्ट कर दिया छोड़ दिया, ऐसा मत करा करो। मतलब देखते रहा करो। और अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो तो गो विद द म्यूचुअल फंड्स, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। मेरे को लगता अगर ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक चला जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। मैं बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना चाहता अभी। ये एक पोजिशनल ट्रेड कह सकते हो या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कह सकते हो कुछ टाइम के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और बॉटम यहाँ तक का भी बन सकता है अगर एक और कोई ऐसी न्यूज़ आई, तो यहाँ का बॉटम बन सकता है। और यहाँ पे अगर प्राइस आया तो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे जाना मुश्किल है बट मार्केट है, चलो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से गिरेगा तो 10-11% का डाउन साइड मूवमेंट है। तो देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरी ज़्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे थॉट्स के ऊपर, मेरे एनालिसिस के ऊपर? कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है। आप जो भी कमेंट करोगे मैं उस कमेंट को ज़रूर रीड करूँगा। आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। आपको चीज़ अच्छी लगी तो आप अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हो, कोई भी कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी कैपिटल का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।